एक मल्टीलिंगुअलिज्म हैदराबाद का एक कैरेक्टरिस्टिक है। 3-4 भाषाएं बोलने वाले आपको कई हैदराबाद में मिल जाएंगे, और ऊपर से अब जो हैदराबादी भाषा है वो तो हम सब जानते ही हैं। ब्रांडेड बिरयानी बिकने लगी है। जैसे पैराडाइज की मैंने उसमें लिखा है कि चेन की वो साल में 70-80 लाख प्लेट्स बिरयानी के बेच लेते हैं और उनका विश्व रिकॉर्ड भी है। तो जब से ये कमोडिटाइज हो गई और भी चेन्स आ गए तो एक नेशनल रिकॉल बन गया कि हैदराबाद बिरयानी का शहर है, और बाकी चीज़ें हैं उसको भी याद करते हैं लेकिन वो पीछे छूट गई। तो एक पोस्ट लिबरलाइजेशन के दौर में जब फूड चेन्स आने लगे और मूवमेंट ऑफ पीपल होने लगा कि लोग बाहर के लोग वहाँ जाके बसने लगे, वहाँ के लोग सभी अलग अलग जगहों पे जाने लगे, अपने साथ वो फूड हैबिट्स उनकी जाने लगे, तो एक इस बिरयानी को, हैदराबादी बिरयानी को एक अखिल भारतीय पहचान मिल गई। प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है मेरे ख्याल से। जैसे आप प्रिंसली स्टेट्स में देखें तो कौन से प्रोग्रेसिव स्टेट्स थे? मैसूर था, जो आज जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंगलोर एक बड़ा क्षेत्र है, तो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स को उनको फायदा मिलना। बड़ौदा था, विच वॉज अगेन काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट था, इंडस्ट्री उनकी डेवलप थी, तो इसलिए वो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, अहमदाबाद गुजरात पूरा है। तो इस तरह से त्रावणकोर भी था, वैसे ही हैदराबाद भी था, लेकिन हैदराबाद में कुछ ये लेट डेवलपमेंट मेरे ख्याल से हुआ। हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो हैदराबाद का रीजन था उसमें तेलंगाना जो कोर रीजन था और मराठी स्पीकिंग और कन्नड़ा स्पीकिंग क्षेत्र भी थे, और आंध्रा वाज पार्ट ऑफ मद्रास रेजिडेंसी, और 1948 और 56 के बीच में आंध्रा स्टेट बनाया गया था, उसकी राजधानी कर्नूल थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और हमारे साथ आज मौजूद हैं दिनेश सी शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, बियॉन्ड बिरयानी द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड हैदराबाद, इस पुस्तक के लेखक हैं। इससे पहले 4 दशक से अधिक समय तक आपने लेखन की दुनिया को दिया है, पत्रकारिता की दुनिया को दिया है, और विज्ञान तकनीक वह क्षेत्र है जिसमें आपकी काफ़ी पहुंच रही है। उसके विशेषज्ञ के रूप में तकनीक हो, नव निर्माण हो, नई खोज हो, मेडिसिन हो, विज्ञान हो, उस क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हैं अपने लेखों से, अपने काम से। इससे पहले आपकी जो किताब आई है वो द आउटसोर्सियर, द स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रिवोल्यूशन, एक किताब ये थी। इसके अलावा इंडियन इनोवेशन पर एक किताब आई थी, नॉट जुगाड़, 100 आइडियाज दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ये संभवतः तीसरी किताब थी और ये चौथी किताब है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने तकनीक, विज्ञान, नई खोजें और चिकित्सा की दुनिया पर लिखा हो, उन्होंने एक शहर को जिस नज़रिए से देखा है, ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मैं अभी इस बातचीत को रिकॉर्ड करने से पहले दिनेश जी से यही कह रहा था कि इस किताब को मैंने उठाया और मुझे इतनी रोचक लगी कि मैं एक सिरे से पढ़ता चला गया और आखिरी तक पहुंचा। हैदराबाद चुनने की वजह क्या थी? मेरा पहला सवाल तो यही है। बिल्कुल, धन्यवाद सबसे पहले साहित्य आज तक के मंच पर मुझे बुलाने के लिए। और हैदराबाद, जैसा हम जानते हैं कि 5वां सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर, 4 मेट्रोज़ के बाद बेंगलोर और हैदराबाद का नंबर आता है। लेकिन मेरा इस विषय से जुड़ाव इस तरह बना कि मैं हैदराबाद से हूँ, पैदाइशी हैदराबादी हूँ जैसे कहते हैं। तो मेरा बचपन वहीं गुजरा, मेरी पढ़ाई वहीं हुई और मैंने कुछ साल वहाँ काम भी किया। लेकिन पिछले 30-35 साल से मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन जब आप अपने शहर से दूर होते हैं, लेकिन जुड़ाव तो बना रहता है, हम जाते रहते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं और हर साल 2-3 बार जाना होता है। तो लेकिन पिछले 10, 15, 20 साल से मैंने देखा कि जो बदलाव शहर में आ रहे हैं वो एक अचंभित करने वाले थे। जैसे लिबरलाइजेशन के बाद कई शहरों में बदलाव आए, मॉल्स बने, नई-नई बिल्डिंग्सें बनी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुले, लेकिन यहाँ जो बदलाव मैंने जो देखा वो बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं, बहुत तेज़ी से बदलाव आया था 20, 25, 30 सालों में हम कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं कुछ
मैं मिस कर रहा हूँ जो मुझे दूर से नज़र नहीं आ रहा। एक डिस्टेंस होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होता है कि आप वहाँ रहते हैं तो हमें एक स्लो मोशन में जो बदलाव आ रहे हैं हम उसको ग्रहण करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब जो क्रिटिकल डिस्टेंस है उससे भी हमें लगता है कि अरे कुछ बदलाव है जो हमें समझने की ज़रूरत है। और एक कारण तो ये था कि मेरा शहर है, मैं फ़ैमिलियर हूँ वहाँ के लोगों से, वहाँ के इंस्टीट्यूशन से, पर्सनैलिटीज़ से। और दूसरा मेरा इस विषय से जुड़ाव ये भी रहा है कि मैंने जैसा कि आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे मैंने बहुत काम किया है, यानी कि जब से कंप्यूटर्स इस देश में आए हैं 1947 और उसके पहले से, तब से लेकर के अब तक की कहानी उस पुस्तक में मैंने लिखी जिसकी आपने चर्चा की। क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये पोस्ट लिबरलाइजेशन की बात है या राजीव गांधी के ज़माने में आने के कंप्यूटर बाद बॉयज़ की बात होती, लेकिन मैंने जब उस पे लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कहानी बहुत लंबी है। तो उसमें मैंने पाया कि हैदराबाद में भी बहुत कुछ ऐसे अ, इस क्षेत्र से जुड़े हुए डेवलपमेंट्स हुए थे और उनका शायद नतीजा हमें देखने को मिल रहा, तो एक बड़ी स्टोरी मुझे नज़र आई। तो इन दोनों कारणों से मैंने सुना दिनेश कि जी, 2 सवाल मेरे। एक बिल्कुल। पहले दूस मतलब एक सवाल तो आपकी इतनी अच्छी हिंदी से जुड़ा ओह! हुआ है। आप अंग्रेज़ी के लेखक हैं, अंग्रेज़ी की किताब लिखते हैं, हैदराबाद में जन्म हुआ और हिंदी में आप संभवतः मैं जिन लोगों से बातचीत अंग्रेज़ी के लगभग सभी बड़े लेखक इस मंच पे आ बिल्कुल। चुके हैं। और मैं कहूँगा तो उन लोगों को नाराज़गी भी होगी। सबसे सहज हिंदी आपकी है। तो ये हिंदी में आप कैसे सहज हो पाए? एक तो सवाल मेरा ये है। बहुत अच्छा सवाल है। एक तो मेरी 10वीं तक की शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई थी, तो एक नींव में हिंदी है। और हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप कई भाषाएँ बोल लेते हैं। जैसे मैं कन्नड़ भी बोल लेता हूँ, मराठी भी बोल लेता हूँ, तेलुगु लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ और हिंदी और इंग्लिश तो हम वहाँ पे पढ़ते ही हैं। तो एक एक मल्टीलिंगुअलिज़्म हैदराबाद का एक कैरेक्टरिस्टिक है। 3-4 भाषाएँ बोलने वाले आपको कई हैदराबाद में मिल जाएँगे और ऊपर से अब जो हैदराबादी भाषा है वो तो हम सब जानते ही हैं। जी, और दूसरा सवाल मेरा जो आपने जो पहला उत्तर दिया था मुझे, उसमें आपने एक बात कही कि कंप्यूटर 1947 के आसपास जब आया या उसके बाद आया, तब से आप देख रहे हैं। लोगों का ये भ्रम है कि राजीव गांधी के आने के बाद भारत में कंप्यूटर आया। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा बताएँ, क्योंकि सामान्य तौर पर यह सभी को यही पता है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये तय किया कि वो कंप्यूटर भारत में होना चाहिए और उसके बाद भारत में कंप्यूटर। निश्चित रूप से जो कंप्यूटर डेवलपमेंट को अगर हम देखें, तो इट वाज़ एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर माना जाता था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेंस है, इस तरह से एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर माना जाता था कंप्यूटिंग को। यानी कि जिस देश के पास कंप्यूटिंग पावर है, वो एक बड़े देश के रूप में माना जाता था। तो जब विज्ञान को आगे बढ़ाने की बात हुई 1947 के बाद और उसके पहले से भी उसकी तैयारी चल रही थी, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। तब जो बड़े वैज्ञानिक थे जैसे प्रशांत चंद्र महालानोबिस जिन्होंने आईएसआई कलकत्ता में बना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या भाभा थे जिन्होंने एटॉमिक रिसर्च पे काम शुरू किया। तो आईएसआई में सबसे बड़ा काम था कि सेंसस का उनको काम दिया गया और बड़े-बड़े स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट जिसमें काफ़ी सारा कंप्यूटिंग का उसमें इन्वॉल्वमेंट था और एटॉमिक एनर्जी में भी कंप्यूटिंग का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन आप कंप्यूटर खरीद नहीं सकते थे। जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर माना जाता था। तो उसके लिए कंप्यूटर डेवलपमेंट इन दोनों संस्थाओं ने खुद शुरू किया। तो वहाँ से एक जो हार्डवेयर बनाना, उसके लिए सॉफ्टवेयर लिखना और कई उसमें टेक्नोलॉजिकल बदलाव आते रहे, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई। और फिर जो आगे हम देखते हैं कि ये संस्थाएँ बड़ी हो गई, जैसे आईएसआई में बड़े-बड़े कंप्यूटर लगे, टीआईएफआर में लगे और फिर उनका फ़ायदा जब प्राइवेट सेक्टर 77 के बाद आया, जब आईबीएम को निकाला गया, वो एक अलग बड़ी कहानी है। तो उन सब का एक कंटिन्यूटी है, ऐसे हम नहीं देख सकते कि कुछ आइसोलेशन में कुछ घटनाएँ घटी और वो वहाँ रुक गई, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो अब आते हैं हम बियॉन्ड बिरयानी पे। सबसे पहले मैं इसके शीर्षक पे बात करूंगा, क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में हैदराबाद का नाम आता है तो भारत में और कोई चीज हैदराबाद की प्रसिद्ध हो या ना हो, हैदराबादी बिरयानी की बात जरूर होती है। और मतलब बिरयानी का पर्याय है एक तरह से हैदराबाद। और आपने इस शीर्षक को बिरयानी से आगे ले जाने की कोशिश की है, तो ये इतना अट्रैक्टिव मैं कहूँगा शीर्षक, या बिरयानी से इतर करके हैदराबाद को क्यों देखना चाहते हैं?
नो, जैसा कि आपने कहा कि बिरयानी एक पैन इंडियन रिकॉल बन गया हैदराबाद के लिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले लोग हैदराबाद को याद करते थे चार मीनार के लिए, गोलकुंडा के लिए, या मोतियों के लिए, निज़ाम के लिए, या उनके हीरे जवाहरात की बात होती थी। तो कई अलग अलग तरीकों से अलग अलग दौर में हैदराबाद की एक पहचान बनी। लेकिन पिछले मुझे लगा कि 20-25 साल में, पोस्ट 2000 के बाद से, जब से बिरयानी कमोडिटाइज हो गई है, इट हैज बिकम ए प्रोडक्ट, जैसे कि ब्रांडेड बिरयानी बिकने लगी है। जैसे पैराडाइज की मैंने उसमें लिखा है कि चेन की वो साल में 70-80 लाख प्लेट्स बिरयानी के बेच लेते हैं और उनका विश्व रिकॉर्ड भी है। तो जब से ये कमोडिटाइज हो गई और भी चेन्स आ गए, तो एक नेशनल रिकॉल बन गया कि हैदराबाद बिरयानी का शहर है, और बाकी चीज़ें हैं उसको भी याद करते हैं, लेकिन वो पीछे छूट गई। तो एक पोस्ट लिबरलाइजेशन के दौर में जब फूड चेन्स आने लगे और मूवमेंट ऑफ पीपल होने लगा कि लोग, बाहर के लोग वहाँ जाके बसने लगे, वहाँ के लोग सभी अलग अलग जगहों पे जाने लगे, अपने साथ वो फूड हैबिट्स उनकी जाने लगे, तो एक इस बिरयानी को, हैदराबादी बिरयानी को एक अखिल भारतीय पहचान मिल गई। लेकिन मेरा शीर्षक ये रखने में इसके पीछे इरादा ये था कि बियॉन्ड बिरयानी, कि हैदराबाद बिरयानी के अलावा भी बहुत कुछ है, न सिर्फ क्विजीन में। अब बिरयानी है, हलीम है, और भी कई क्विजीन्स हैं। वो मेरा कहने का मतलब वहाँ ये नहीं है, लेकिन इसकी पहचान कि भाई उसके साथ इतना जुड़ा हो गया है, तो इसलिए कहने की जरूरत पड़ रही है कि इसके आगे भी बहुत कुछ है, और काफ़ी पसंद किया है लोगों ने इसे वैसे। और एक पॉपुलर कनेक्ट है कि भाई ओके, क्या है, बिरयानी के बाद भी कुछ है। तो वहाँ रहने वाले लोगों को तो पता है, लेकिन ये जो ऑल इंडिया इमेज है, जैसे बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली की तरह जानते हैं, तो हैदराबाद को लोग बिरयानी से पहचानने लगे। तो मेरा ये इस बुक के माध्यम से ये कहना है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और अब आते हैं सीधे किताब की जो विशेषताएं हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बियॉन्ड बिरयानी द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइज्ड हैदराबाद को वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 799 रुपये है, और यह पुस्तक दरअसल हैदराबाद की उन सभी पहलुओं को बताती है, सामने लाती है, जिनके बारे में हम भूल चुके हैं। और कोई भी शहर केवल किसी एक प्रतीक की पहचान नहीं होता है। उस शहर में बहुत सारी जीवंतताएं होती हैं, बहुत सारी उसके लक्षण होते हैं। लक्षण के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी पुरातात्विक ऐतिहासिक चीजें होती हैं जो किसी शहर को शहर बनाती हैं। आपने इस पुस्तक को 3 खंडों में बांटा है, और पहला जो हिस्सा है, आश्चर्यजनक रूप से मैं सोच रहा था कि इसके हिस्से में कोई ऐतिहासिकता की बात होगी, इतिहास की बात होगी, जैसा कि हम लोगों ने बातचीत में कहा, निजाम हैदराबाद की बात होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने सीधे सीधे उस बिंदु को, मतलब प्रिंसली स्टेट की बात की है, लेकिन उसमें भी साइंस और मॉडर्निटी को आपने प्रमुखता दी। इसका मैं चाहूंगा कि इस सेक्शन के बारे में, इस चैप्टर के बारे में लोगों को थोड़ा सा बताएं, जो 1908 से 1948 का हैदराबाद। नहीं, इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि देखिए, ऐतिहासिक, जब जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक हिस्ट्री लिखी जाती है कि फलां दौर में फलां निज़ाम आए थे, उनके दौर में ये काम हुआ था, उनके वजीर ये थे और उन्होंने ये किया। नॉर्मल तरीके से हिस्ट्री ऐसे लिखी जाती है। और दूसरा होता है कि एक सांस्कृतिक हिस्ट्री होती है कि कौन लोग थे, कौन कैसी रचनाएं लिखी गई या कैसे पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट्स बने। लेकिन मैं कोई ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं हूँ, और वैसे बायोग्राफीज ऑफ हैदराबाद लिखी गई हैं जिसमें ये सारी बातें लिखी, कैसे शहर बना, पहले कुतुबशाही थी और कैसे आ गए। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि हिस्ट्री कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है कि भाई राजा आया, निज़ाम आए और उन्होंने ये किया। निज़ाम क्यों अपॉइंट हुए, किन परिस्थितियों में अपॉइंट हुए, वो भी देखना जरूरी है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नया कुछ किया, तो वो परिस्थितियाँ कैसी बनी। क्योंकि अगर प्रिंसली स्टेट्स को देखें तो एक अलग स्थिति बनती है, जो ब्रिटिश इंडिया के जो आने वाले जो हिस्से थे, प्रेसिडेंसीज थे, और जो दूसरे हिस्से थे। प्रिंसली स्टेट्स एक तरफ से वहाँ के प्रिंसेस के अंडर काम करते थे, लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी था।
तो जब मैंने ये प्रश्न देखा कि मुझे ये देखना है कि हैदराबाद एक नॉलेज सिटी कैसे बना, उसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ा कि फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे बने, उसके बारे में जो चर्चाएं चली 30-40 साल तक हैदराबाद में चर्चा चली कि यूनिवर्सिटी कैसी बने, बाहर से कई लोग आए, कई लोगों ने सजेशन दिए, सर सैयद भी आए और भी कई विद्वान आए, उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बात करने की बात बताई, तो वो कई 30-40 साल तक वो चर्चाएं चली। तो तब जाके उस्मानी यूनिवर्सिटी बनी जिसकी मैंने इसमें चर्चा की है, या ऑब्जर्वेटरी बनी। वो ऑब्जर्वेटरी कोई प्लान के अंतर्गत नहीं बनी थी, जो एक उनके नोबल थे, पैगा नोबल्स, निज़ाम के अलावा जो उनके जो नोबिलिटी थी, वो उनका नेक्स्ट प्लेस पैगास का था, तो उनके एक उस परिवार के एक सदस्य वहाँ गए थे। आपने किताब में मतलब जो पहला अध्याय है इसमें साइंस, और इसमें पहला अध्याय ही क्लोरोफॉर्म, मलेरिया और स्टार गेजिंग का है। यस। और सामान्य तौर पर हम हैदराबाद को उस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्लोरोफॉर्म और मलेरिया का क्या ताल्लुक था। ठीक है, किताब जो लोग पढ़ेंगे खरीदेंगे उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन दर्शकों को संक्षेप में बताएं कि आपने उस रूप में, इसके बाद आपने महुआ फ्लावर्स की बात की है जिसको विश्व युद्ध से के दौरान देखा है, फिर आपने ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड एफिशिएंट सिटी की बात की है। यानी कि आप 1908 से 1948 के दौर में जो वहाँ बिल्डिंगें बन रही थी, जो वहाँ नदी के किनारे को निर्माण हो रहा था, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो कुछ भी खोज हो रही थी या फैक्ट्रियां बन रही थी, जो जिस तरह से ग्रीनरी वहाँ की, मतलब एक तरफ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ हैदराबाद तमाम झंझावातों के बीच भी एक शहर के रूप में उभर रहा था। और देश की पहली, जो इस अध्याय का जो सबसे आखिरी हिस्सा है उसमें आपने कहा है कि भारत की जो पहली भाषाई विश्वविद्यालय है वो हैदराबाद में बना। तो ये किस रूप में आपने देखा, और इसके बारे में थोड़ा सा हर हिस्से के बारे में। ये सारे जो बातें आपने गिनाई है वो सारे मॉडर्निटी की निशानियां हैं कि नए आइडियाज आए और कैसे उन्हें हैदराबाद में इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे 1908 में फ्लड आई थी, एक मूसी में बहुत बड़ी फ्लड आई थी जिसमें कई लाखों लोग मारे गए थे और लगभग 50% शहर बर्बाद हो गया था। तो उसके बाद जो निज़ाम थे महबूब अली खान, उन्होंने कंसल्ट किया कि कैसे इसको रीबिल्ड किया जाए। तो उसके लिए विश्वेश्वरैया जी को बुलाया गया, जो मैसूर जाने से पहले की बात है, जो ब्रिटिश इंडिया से रिटायरमेंट लेकर वो छुट्टी पे यूरोप में गए हुए थे, तो वहाँ से उन्हें बुलाया गया। उन्होंने एक प्लान बनाया, तो इस तरह से एक रीडेवलपमेंट सिटी का उन्होंने पेश किया कि भाई, क्योंकि वो देखिए आइडियाज कैसे आते हैं। वो यूरोप में छुट्टी मनाने गए थे, 3-4 महीने की छुट्टी थी, और जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि मैं पूरी छुट्टी पूरी करके ही आऊँगा। तो वो कोई इंजीनियर थे, उनका देखने का नज़रिया था। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यूरोप के कई शहरों में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अच्छा एक मॉडल की तरह देखा जाता है कि रिवर के आसपास बड़े बड़े रोड्स हैं, बुलेवर्ड्स हैं, बड़े बड़े मैंशंस हैं। तो उन्होंने चाहा कि ये मुझे एक मौका मिल रहा है कि उन आइडियाज़ को मैं कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट करूं। तो उन्होंने जो मूसी का न सिर्फ फ्लड प्रोटेक्शन की बात करी, बट एक सिटी को रीडेवलप करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया। उसमें सबसे बड़ा मेजर बात ये थी कि रिवर फ्रंट डेवलप कैसे किया जाए। आज हम रिवर फ्रंट की बात करते हैं कई शहरों में भारत में, तो लेकिन वो आइडिया यूरोप से आया था और विश्वेश्वरैया लाए थे। उसी तरह अगर हम देखें कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो भाषाई, एक उर्दू भाषा के, भारतीय भाषा के रूप में एक पूरा विश्वविद्यालय जिसमें फिलोसफी भी भारतीय भाषा में पढ़ाई जाए, इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाए, मेडिसिन भी उर्दू में ही पढ़ाई जाए, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? जापान से आई, क्योंकि जो उस समय के स्कॉलर्स थे, सैयद रास मसूद और भी लोग थे, वो जापान गए। उन्होंने देखा कि जापान एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो एक ब्रिटिश मॉडल के एक अल्टरनेटिव के रूप में भी उभर रहा है। और उसके पीछे उन्होंने देखा कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन तक पूरी जापानी में पढ़ाई जाती, तो क्यों नहीं वो मॉडल हम भी ला सकते। और उसमें उन्होंने देखा कि कैसे वो लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, टर्म्स को कैसे ले रहे हैं, तो वो सारी बातें अडॉप्ट की गई। तो एक जो बाहर से आने वाले आइडियाज थे, उन सबको अडॉप्ट करके हैदराबाद में जो नींव रखी गई मॉडर्न हैदराबाद की, मेरे ख्याल से हुआ था। इसमें खैर पॉलिटिक्स तो थी, निज़ाम का विजन भी था, लेकिन जो उनके सलाहकार थे
अलग अलग परिस्थितियों में है। जैसे इंडस्ट्रियल लैब का World War I को उनको हेल्प करने के लिए महुआ फ्लावर से जो एसीटोन निकलता था वो बारूद के बनाने में भी काम आ सकता था, ये उन्होंने देखा। और वहाँ महुआ फ्लावर बहुत होता था हैदराबाद, मतलब पूरी रियासत में, तो उसका उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया। तो इस तरह से डेवलपमेंट्स कोई एक बड़े प्लान के तहत नहीं हुए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे ये सब होता गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस किताब को लिखने में आपको समय कितना लगा? देखिए, आइडिया तो बहुत पुराना था, कुछ मैं मटेरियल भी कलेक्ट कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से फुल टाइम मैंने लगभग 4.5-5 साल इस पे निकाले हैं। 2 साल तो नेहरू फेलोशिप थी, उसमें पूरा रिसर्च किया, फिर लिखना करना, इस मिला करके करीब 5 साल हो गए। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा इसमें ऑब्जेक्ट ये था कि बहुत सी हर शहर में किस्से कहानियां होते हैं, हैदराबाद में भी है, हम सब उन किस्सों को सुनते हुए बड़े हुए हैं कि भाई ऐसा हुआ था। कई बातें उसमें सच होती हैं, कई बातें नहीं होती। तो मेरा मानना ये था कि क्यों नहीं आर्काइवल रिकॉर्ड को देख करके उसको, और किताबें में लिखी गई पहले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें कई बातें जो सुनी सुनाई बातें वो भी फिर पुस्तकों में आने लगती है। तो मैंने आर्काइव्स को एक बेसिस बनाया, और ये जो फर्स्ट हिस्टोरिकल पार्ट है वो पूरा आर्काइवल मटेरियल, और कुछ तो फाइलें ऐसी थी जो पहली बार खोली गई। इसके दूसरे अध्याय में आपने इसको एक तरह से ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, और आपका कहना है कि दरअसल केवल सांस्कृतिक विज्ञान ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी और अर्ली मूवर्स, इस शहर की जो केमिस्ट्री है जिंदगी की, और इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फ्यूल और मिसाइल्स से भी आपने इसको इस शहर को जोड़ रखा है, जो कि एक नई जानकारी है। हम लोग सिकंदराबाद के बारे में, मतलब जो जुड़वा शहर है उसके बारे में जानते हैं, और जैसा कि मोती तो समझ में आता है, चार मीनार समझ में आता है, पुराना हैदराबाद क्राउड के तौर पर हम देखते हैं, लेकिन ये क्षेत्र भी यहाँ पर हैं, और ये 1948 से 1991 के बीच डेवलप हुए। मैं चाहूंगा कि इसके जो चैप्टराइजेशन है उस पर थोड़ा। बिल्कुल, देखिए, हैदराबाद शहर राजधानी था हैदराबाद रियासत की, जो 1948 में उसका विलय भारत में हुआ। एक वो अलग कहानी, पुलिस एक्शन और पॉलिटिकल हिस्ट्री उसकी अलग है। तो 48 से लेकर के 1956 तक जो हैदराबाद रियासत थी वही भारतीय गणतंत्र का एक हैदराबाद राज्य रहा 1956 तक। तो 48 से 56 तक, और 56 में उसके टुकड़े करके एक हिस्सा और मद्रास रेजिडेंसी का जो आंध्रा स्टेट बना था वो मिला के आंध्र प्रदेश बना 1956 में, और जो 2014 तक चला। तो जो हैदराबाद रियासत का हिस्सा था उसमें तेलंगाना और विदर्भ के कुछ क्षेत्र, मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्र, और रायचूर जो कर्नाटक के जो लगे हुए जिन्हें हैदराबाद रीजन कहा जाता है उसके कुछ जिले, ये तीनों थे। तो लेकिन जब ये विलय 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, नए राज्य बने, तो एक तेलुगु राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई। तो वहां से जो 48 से 56 तक का दौर है उसमें बहुत सारे चेंजेस उसमें नहीं हुए। इट वाज मतलब स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई कि कैसे जो एसेट्स हैं उनको एसिमिलेट किया जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए, कौन से विभाग राज्य सरकार रखेगा, कौन से विभाग केंद्र सरकार रखेगा, उनके पास रहेंगे। लेकिन 56 के बाद जो प्रोसेस, जो नेशनल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस नेहरू गवर्नमेंट का था, उसमें इसको शामिल किया गया। तो उसमें सबसे बड़ा क्या था कि PSUs एस्टैब्लिश किए जाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तब एक फार्मूला ये था कि रीजनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि एक ही शहर में हम बहुत सी यूनिट स्थापित करते हैं। तो वो एक उसके तहत कुछ फायदा हैदराबाद को मिला कि कुछ यूनिट्स वहाँ पर पब्लिक सेक्टर के लगाए गए। और दूसरा एक था कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन हैदराबाद की थी है कि इट इज ऑलमोस्ट एट द हार्ट ऑफ हैदराबाद ऑफ द कंट्री, और वहाँ से कई शहर इक्वी डिस्टेंट है। तो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स थे, जैसे आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर, ये एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए एक तो क्राइटेरिया ये था कि एक बॉर्डर से दूर हो, दूसरा हो कि जो एक सेंट्रल प्लेस हो जहाँ से कहीं भी हम सप्लाई कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर फ्यूल हैदराबाद में बनता है, तो अगर देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे तो आसानी से वो पहुंचा जा सके। तो कुछ डिफेंस यूनिट्स जो दिल्ली में थे उनको भी वहाँ शिफ्ट किया गया। तो इस तरह से एक इंडस्ट्रियल, टेक्नो इंडस्ट्रियल, जिसको क्लस्टर कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज थे, वो सारे
60 और 70 के दशक में वहाँ हैदराबाद में आए। किसी शहर को बनने में और विशेषकर हैदराबाद जैसे शहर को बनने में, और आप लगातार बाहर दूसरे बड़े शहरों में भी रहे हैं, दिल्ली में भी कई दशक से, किसी शहर को बनने में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है? वहाँ के लोग, सरकार की योजना, सरकारी योजनाएं, या सब कुछ? नहीं, एक्चुअली अगर हम कोई वैसे फॉर्मूला देखें तो उसमें सभी कुछ शामिल होता है, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है मेरे ख्याल से। जैसे आप प्रिंसली स्टेट्स में देखें तो कौन से प्रोग्रेसिव स्टेट्स थे? मैसूर था, जो आज जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंगलोर एक बड़ा क्षेत्र है, तो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स को हमको फायदा मिला। बड़ौदा था, विच वॉज अगेन काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट था, इंडस्ट्री उनकी डेवलप थी, तो इसलिए वो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, अहमदाबाद, गुजरात पूरा है। तो इस तरह से त्रावणकोर भी था, वैसे ही हैदराबाद भी था, लेकिन हैदराबाद में कुछ ये लेट डेवलपमेंट मेरे ख्याल से हुआ, तो उसका फायदा उनको, जैसे सबसे बड़ी बात बेंगलोर और हैदराबाद में ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी यूनिवर्सिटी 19वीं शताब्दी के शुरू में ही बन गई थी, लेकिन हैदराबाद में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन उसको बनने में भी टाइम लगा। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का बेंगलोर में जाना, उसके बाद जो दूसरे इंडस्ट्रीज है जैसे HAL का वहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेवलपमेंट हुआ, तो जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स थे उसका फायदा इंडिपेंडेंस के बाद में शहरों को मिला। और वो एक ट्रेजेक्ट्री है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मेरे ख्याल से, जिसमें पॉलिसीज का भी हिस्सा है, इंस्टीट्यूशंस का भी हिस्सा है और लीडरशिप का भी हिस्सा। अब आते हैं तीसरा हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आपने कहा है कि ये दुनिया को देखने की एक खिड़की है, जो 1992 से 2022 का जो दौर है, जिसमें हैदराबाद में तमाम कहेंगे कि एक तरह से विकास हुआ, उसमें आप वैक्सीन तक चले आते हैं। 2022 का मतलब वो कोविड काल के बाद के भी चीजें आती हैं। मैं चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल। तो जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स थे उसका फायदा, जैसा आपने कहा कि पॉलिसीज का क्या रोल रहा, वो 1991 में एक राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन का हमने प्रोसेस शुरू किया। और खाली प्रोसेस से भी नहीं होता, उसके लिए एक माहौल बनना चाहिए कि भाई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसकी डिमांड भी तो कहीं होनी चाहिए, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी उसमें रोल होता है। तो और ऐसा नहीं कि 91 में पॉलिसीज आए और तभी से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जो भी आज हम हैदराबाद देख रहे हैं वहाँ से शुरू हो गया, ऐसी बात नहीं है। 95 तक भी काफ़ी कुछ यहाँ पे स्टैग्नेशन सा ही रहा था, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बात जब करते हैं तो जिसमें पॉलिसीज की बात होती है या पर्सनालिटीज मैटर करते हैं, तो वहाँ पे एक जो चेंज हुआ, नायडू का आना, और उनका एक ही ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं आते तो ये डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस को कंप्रेस कर दिया कि मुझे फटाफट ये काम करने हैं, पॉलिसीज बनानी है और इन्वेस्टर्स को लाना है। जैसे उनका ये पॉलिसी था कि मैं न सिर्फ CEO से जब वो यहाँ आएंगे तभी मिलूंगा, लेकिन उनका मानना ये था कि मैं उनके शहर में जाके उनकी कंपनी में भी जाके मिलूंगा, ताकि उनको एक उनकी धारणा अलग बने कि भाई ये सीरियसली इंटरेस्टेड है कि हम वहाँ इन्वेस्ट करें। तो वह एक एक कंपनी के CEO से मिलने जाते थे, डावोस जाते थे, माइक्रोसॉफ्ट के मिलने जाते थे, डेल को जाते थे। तो उनका ये था कि मैं उनके रडार में हैदराबाद को लाऊं, और स्पेसिफिकली उसके लिए काफ़ी, जैसे हम कह सकते हैं, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए सर्जिकल स्ट्राइक कि भाई मुझे उस कंपनी को यहाँ लाना है। उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि अगर कुछ बड़ी कंपनी हैदराबाद में आ जाती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, डेल हुआ और इंटेल वगैरह हुए, तो अगर ये आ जाते हैं, एरिक्सन शुरू में आई थी, तो बाकी कंपनीज अपने आप आने लगेंगी। और उसके लिए एक एटमॉस्फेयर भी चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो एक ट्रिगर वो चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। वो आती कंपनियाँ, वैसी बात नहीं है कि कोई वो इग्नोर करती, क्योंकि वहाँ टेक्निकल मैन पावर था, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थी, वो सारे एडवांटेजेस थे, लेकिन उस प्रोसेस को उन्होंने एक फास्ट ट्रैक कर दिया। वैक्सीन की फील्ड में लीड कैसे मिली हैदराबाद को? नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रही IDPL की। IDPL हालांकि वैक्सीन नहीं बनाता और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाता, लेकिन जब ये 60s में हैदराबाद में IDPL बना,
तो बल्क ड्रग्स बनाने लगा और उसका एक नेशनल प्रोजेक्ट था, आईडीपीएल और भी जगह बने, तो यहाँ पे बल्क ड्रग्स बनने लगे। और उसके उसके एक यूनिट के वहाँ बनने से जो उसके आसपास एक इकोसिस्टम बना, जैसे छोटी छोटी कंपनियां उनको सप्लाई करने लगी, और भी कंपनीज आने लगे, दूसरे लैब्स थे, जैसा मैंने डिटेल में लिखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और दूसरे लैब्स थे, और वहाँ पे उन्होंने उन ड्रग्स को नए प्रोसेसेस बनाने लगे, एक पॉलिसी चेंज हुआ पेटेंट का, तो कई सारे फैक्टर्स थे। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जा करके, और बायोटेक्नोलॉजी उसकी वजह से डेवलप हुई क्योंकि वहाँ पे रिसर्च लैब्स थे, और उसका फायदा जब नई कंपनीज आई। और दूसरा है कि एक सबसे बड़ी बात जिसका हमने जिक्र नहीं किया कि कैपिटल, भाई आप इंडस्ट्री लाना चाह रहे हैं तो कैपिटल कहाँ से आएगा। तेलंगाना एक हिस्टोरिकली बैकवर्ड रीजन रहा है निजाम के दौर में, लेकिन आंध्रा साइड जो ब्रिटिश उसमें था वह रिच था, इट वाज एग्रीकल्चरली वेरी प्रोग्रेसिव, तो कैपिटल वहां से आया है। आप जो है एक नया विवाद जो है शुरू कर देंगे फिर से आंध्रा और तेलंगाना के बीच। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो हैदराबादी तहजीब की बात आपने की है, और तहजीब का ताल्लुक जो है वो संस्कृत और भाषा से है। हैदराबाद को लेके एक बड़ा मैं कहूँगा कि हाल के दिनों में, आधुनिक समय में युवा लोग भी जानते हैं कि उसको लेके, उस पर कब्जे को लेके एक बड़ा विवाद हुआ। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी हम देखते हैं कि जो हैदराबाद के निजाम की जो बात है वो उन आखिरी स्टेट्स में है जिसमें आपने पुलिस की बात की। हैदराबाद बतौर शहर, उसकी समृद्धि, ऐसा क्या है कि उस पर सारे कब्जा करना चाहते हैं, खासकर जो लोग उस इलाके में वहां राजनीति कर रहे हैं या वहां की सत्ता में जिनका दखल है, क्या वजह? नहीं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो हैदराबाद का रीजन था उसमें तेलंगाना जो कोर रीजन था, और मराठी स्पीकिंग और कन्नड़ा स्पीकिंग क्षेत्र भी थे, और आंध्रा वाज पार्ट ऑफ मद्रास रेजिडेंसी, और 1948 और 56 के बीच में आंध्रा स्टेट बनाया गया था, उसकी राजधानी कर्नूल थी। तो इसीलिए आपको जो अभी रायलसीमा और दूसरा रीजन है, फिर उसको एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे उसकी एक अलग स्टेट की 40 हम लोग उसमें पास पे चले गए, और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वाज आंध्र प्रदेश, उसके बाद कई राज्य बनने लगे। तो बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हैदराबाद वाज परहैप्स ओनली मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल स्टेट जो 48 में था। इसमें कन्नड़, उर्दू, हिंदी, तेलुगु 4 भाषाएं बोली जाती थी, और गुजराती, मारवाड़ी ये सभी भाषाएं थी। तो मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंग्विस्टिक जो स्टेट था वो एक कंपोजिट स्टेट हैदराबाद, अगर आप उसी दौर में उसको चलने देते तो वो रहता, लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट हमें बनाने थे, पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, इसीलिए उसको एक तेलुगु स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन जो दोनों रीजन्स में जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो तेलुगु बोली जाती है तेलंगाना में, जो तेलुगु बोली जाती है दूसरे क्षेत्रों में, वो भी अलग है, और फूड हैबिट्स अलग हैं, कई चीज़ें अलग हैं। तो वो अब 2014 में ये हुआ कि फिर से हम तेलंगाना वही रख देंगे जो निज़ाम के दौर में था, माइनस उर्दू, कन्नड़ा और मराठी स्पीकिंग क्षेत्र। तो एक तरह से एक नई शुरुआत तेलंगाना को 2014 में हुई। तो एक अभी भी लेकिन जो मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी कल्चरलिज्म के फैक्टर्स हैं वो हैदराबाद में बहुत स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है। तो जो हैदराबादी तहजीब है उसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक एसिमिलेटिव है, वेलकमिंग कल्चर है। तो अब जो भी हम दक्षिण की बात करते हैं, तो जब मैं शुरू में दिल्ली आया था तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप कैसे रह लेते हैं, आपको तेलुगु आती है? ऐसे तेलुगु आती है मुझे, लेकिन नहीं भी आए तो चलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो वो एक फैक्टर है। ये अगर आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो मद्रास में रहना थोड़ा कठिन है लोगों को, या कन्नड़ नहीं आती है तो बेंगलोर में आजकल रहना मुश्किल हो रहा, वैसी बात हैदराबाद में नहीं है। तो एक असिमिलेटिव कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है, और उसका भी एक बड़ा इतिहास रहा। जो कुतुबशाही किंग्स थे निज़ाम आसफ जाही आने के पहले, तो वो खुद बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने तेलुगु भाषा सीखी और दक्कनी को प्रमोट किया, खुद कविताएं लिखते थे, बहुत अच्छे अच्छे कवि थे जो बादशाह थे। तो एक वो कल्चरल जो फैक्टर्स है वो कंटिन्यूस चले आ रहे हैं, वो आज भी स्ट्रेंथ है हैदराबाद की। दिनेश जी, बहुत बहुत आपको आभार और शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए। ये किताब हिंदी में कब आएगी ये बता दें। और मैं जरूर आशा करता हूँ कि हिंदी में आए, अभी देखते हैं कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी
वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस है हैदराबाद में बोली जाने वाले, और हैदराबादी तो खैर है ही है। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो बियॉन्ड बिरयानी द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइज्ड हैदराबाद को जरूर खरीद कर देखें और हमारे इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। अगले सप्ताह मैं किसी और ऐसी ही शख्सियत के साथ उनकी किसी किताब पर बात करते हुए मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में बताते रहें। बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।